फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। आज लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 13 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आज का टॉपिक है अपने पास आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, या इसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम आई लिखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई लिख देंगे, ठीक है, और इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आईपी लिख देंगे। तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, तीनों बात क्या है? सेम है। क्या है भाई? सेम। ठीक है, ठीक है। अब जरा हम इसका मतलब समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अपने पास एक एटम है। क्या है? एटम है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये मान लेते हैं थर्ड शेल। ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। फर्स्ट सेल में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में। तो देखो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? न्यूक्लियस से दूर सबसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसमें है? इस सबसे बाहर वाला शेल है। तो कौन शेल है? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते हैं? दूरी पे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या है? दूरी पे है। क्या है? दूरी पे है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको हम निकालना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? निकालना चाहते हैं। अगर हम इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तोड़ूंगा, क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। तो फोर्स ऑफ इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अब इस तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, गिव, है ना। एनर्जी देना पड़ेगा इसको। तभी तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था थोड़ा बहुत भी हो, पर है ना, है। तो इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। तो इन दोनों बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो मैं एनर्जी दूंगा उसी को क्या बोलता हूं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन क्या होगा कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum amount of energy required to remove outermost shell valence electron, outermost shell valence electron from isolated गैसियस एटम। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक आइसोलेटेड, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें? आइसोलेटेड। क्या? आइसोलेटेड। और एक गैसियस एटम, मतलब जो एटम लोगे, वो जो एटम लिखो जिसमें से एनर्जी निकालोगे वो एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए। कैसा एटम होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि गैसियस एटम किस लिए होना चाहिए? अगर मान लो आप एक सॉलिड मेटल लिए, क्या लिए? एक सॉलिड एटम लिए। क्या लिए? सॉलिड एटम। तो पता है आपको सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। तो अगर सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो उनको तोड़ने के लिए आपको मिनिमम नहीं, देखो कौन सी एनर्जी है? मिनिमम अमाउंट। क्या है? मिनिमम अमाउंट है।
आपको जब सॉलिड लेंगे तो सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत बहुत क्लोज होंगे, तो उस समय आपको उनको तोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट नहीं, मिनिमम से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर क्या करेगा, टूटेंगे। इसलिए हम सॉलिड एटम नहीं लेते। लिक्विड में भी क्या होता है, लगभग पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं उसमें भी, लेकिन गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, गैसेस में से, गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद। ठीक है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हुआ कि हमने गैसेस एटम क्यों लिया। दूसरा, एक आइसोलेटेड क्यों लिया हमने। आइसोलेटेड मतलब नॉट बॉन्डेड टू एनीवन, टू एनी अदर एटम, एनी अदर एटम। क्योंकि मान लो अगर किसी और से बॉन्डेड हुआ, आइसोलेटेड लेने का मतलब क्या है, किसी और से बॉन्डेड हुआ, तो अगर मान लो दो एटम बॉन्डेड हुए तो दो न्यूक्लियस हो जाएगा। अगर दो, मान लो अगर बॉन्डेड एटम लिए, बॉन्डेड में क्या हो जाएगा, दो एटम भी लोगे और दो एटम में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, है ना, और दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो उस केस में भी आपको मिनिमम अमाउंट नहीं, मिनिमम से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम आइसोलेटेड लेते हैं और आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं। क्या लेते हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम। बात समझ में आई। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात समझो इसमें, आप ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी। क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो कभी भी किसी प्रोसेस में अगर हम एनर्जी देते हैं तो किस तरह का प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट रहेगा, फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, न्यूट्रल एटम, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन प्रोसेस, आयोनेशन एनर्जी प्रोसेस, आयोनेशन एनर्जी प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ठीक है, ध्यान रहे मैं किसके लिए बात करूं, न्यूट्रल एटम के लिए। मैं आयंस के लिए भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ किसके लिए बात करूं, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। तो न्यूट्रल एटम के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। और आपको पता होगा एंडोथर्मिक जब भी प्रोसेस होता है तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच बोले तो चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। बात समझ में आई। तो पहला बात हमने समझा कि आयोनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। दूसरा हमने सीखा कि आयोनेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है। तो न्यूट्रल एटम के लिए आयोनेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। अगर मैं आयंस के लिए बात करूं तो आयंस के लिए आयोनेशन एनर्जी का जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन उसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट नोट करिए। एक चीज और, जो यूनिट होगी, यूनिट आयोनेशन एनर्जी की यूनिट जो होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, या किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट भी लिख लीजिएगा, किलो जूल पर मोल हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होते हैं, और न्यूट्रल एटम के लिए आयोनेशन एनर्जी का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट अगला बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा अगला टॉपिक, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला टॉपिक क्या है अपने पास, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, इलेक्ट्रॉन गैस से निकालोगे, गैस से निकालोगे। ठीक है, कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, गैसेस स्टेट से निकलेगा, सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन मत निकाल देना। ठीक है, ठीक है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक मेटल है, क्या है, मेटल। मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड। तो क्या मेटल से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, नहीं।
कहाँ से निकालूंगा? गैस से। तो सबसे पहले क्या करूंगा? मेटल किस में कन्वर्ट करूंगा? गैस में। गैस में किस में कन्वर्ट करूंगा? गैस में। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा 9th में कि सॉलिड से गैस में जाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करना होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है, याद है ना? सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट solid, energy required to convert from solid state to gaseous state, gaseous state। जैसे आपने पढ़ा होगा कैम्फर, जो कैम्फर होता है, कैम्फर कपूर क्या होता है? सॉलिड स्टेट में जैसे आप आग लगाते हो क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में बदलने के लिए जो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। SE बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन में क्या किया? हमने एक मेटल लिया जो कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से पहले किस में बदलेंगे? गैस में। तो सॉलिड से गैस में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। अब जैसे ही ये गैस आया, ये गैस में कन्वर्ट हुआ, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसके लिए जो बोलेंगे IE1, क्या बोलेंगे? IE1, क्योंकि इस मेटल में से, इस गैसियस मेटल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको बोलेंगे IE1। IE1 मतलब क्या है? IE1 का मतलब क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया? किसी ने क्या किया? एक और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो M+, अब क्या आएगा? M+2। तो इसको क्या बोलेंगे? IE2। क्या बोलेंगे? IE2। IE2 का मतलब क्या होगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? IE3। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? MP+3 और गैस। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है। चीज क्या होता है कि किसी एटम में से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल ले लिया, एल्युमिनियम दे दिया। क्या दे दिया? एल्युमिनियम। और कोई पूछे बताओ एल्युमिनियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो एल्युमिनियम कितने पे आता है? 13 पे आता है। तो आधे से 95% बच्चों का जवाब होता है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या होता है? एल्युमिनियम में 13 के 13 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। भाई एल्युमिनियम जब न्यूट्रल स्टेट में होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम से आप 13 के 13 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कंडीशन क्या है कि इसको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उतनी आप प्रोवाइड कर दो। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उतनी प्रोवाइड कर दोगे, 13 का 13 इलेक्ट्रॉन आप एल्युमिनियम से निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे सोडियम है तो सोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने निकाल सकते हो? 11, क्योंकि सोडियम 11 पे आता है तो आप 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको उतनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इन जनरल हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें 3 तक पढ़ना है, IE1, IE2 और IE3। तो हम यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे हम बात नहीं करने वाले। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो आपने ये चीज़ सीख लिया कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें फिलहाल जनरल में कितने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है? 3। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, क्या हुआ कि अपने पास M गैस, एक इसमें कन्वर्ट हुआ M+ गैस, और एक इसमें कन्वर्ट हुआ M+2 गैस, और एक इसमें कन्वर्ट हुआ M+3 गैस। ठीक है, ठीक है। जरा इसको देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज आएगी। क्या चीज याद आएगी? इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज याद आएगी। क्या याद आएगी? याद करो, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीसीज है। तो मैंने जब बार बार चिल्ला के बोलते आ रहा हूँ शुरू से कि जब भी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? याद करो, जेड इफेक्टिव। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पॉजिटिव चार्ज। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, शुरू से बताते आ रहा हूँ
कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए तो कौन सा लगता है, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, देखो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा भाई, इंक्रीज। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। भाई न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा तो आयोनेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब IE भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, फ्रेम में आ रहा है अपने, 1 मिनट रुक जाओ, आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 4 यहाँ पे लिख लेना, 4 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, 4 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। अगर मैं बात करूं IE1, IE2, IE3 तो सबसे ज़्यादा किसका है बताओ, IE3 का है, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई याद रखिएगा IE1 से ज़्यादा IE2 होता है, IE2 से ज़्यादा IE3 होता है, इससे ज़्यादा IE4 होता है, एंड सो ऑन IEN तक। ठीक है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अरे कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक पॉइंट याद रखना कि 4 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मतलब I1 से ज्यादा IE2 होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, IE3 होगा। ठीक है, ठीक है, IE2 ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा कि M प्लस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। IE3 का मतलब है कि Mn+2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो, M पे +2 है, अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, अगला टॉपिक लेते हैं अब। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले पूरे 5 फैक्टर होते हैं, एक एक पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इन अ पीरियड। किसमें बात करेंगे हम, पीरियड में। देखो जब भी आप पीरियड में चलोगे ना तो पीरियड में 2 फैक्टर साइमल्टेनियसली काम करता है। एक फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव और दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं जेड इफेक्टिव से लेके इलेक्ट्रॉनिक। जब भी आप पीरियड में चलोगे ना तो पीरियड में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, एक जेड इफेक्टिव वाला और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। फिलहाल मैं अभी जेड इफेक्टिव वाला बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बात अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो, किसमें जाते हो, लेफ्ट से राइट, याद है ना, पीरियड में किसमें जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो अगर पीरियड में जाते हो। ठीक है, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट
किस में बात कर रहे हैं? इन पीरियड, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हो पीरियड में, तो जेड इफेक्टिव क्या करता है? बढ़ता है भाई, बता रखा हूँ पहले भी, जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा भाई? अट्रैक्शन भी क्या होगा? अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई देखो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट वाले सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। टाइटली बॉन्ड रखेगा। क्या रखेगा? टाइटली बॉन्ड। तो उस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसका मतलब अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आई? अब दूसरी बात समझो। ये तो हो गया पहला, जेड इफेक्टिव पे कैसे डिपेंड करता है। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, मतलब इन ग्रुप में, ठीक है, ठीक है। अब हम तो पहले बात की पीरियड में किस में बात कर लिया? जेड इफेक्टिव। इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, तो अभी जनरल ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जनरल ट्रेंड्स की अभी बातें चल रही है अपनी। तो याद करो, क्या याद करो कि एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप में जब हम टॉप से बटम आते हैं, कहाँ आते हैं? टॉप टू बटम, टॉप से बटम, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बोलो। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है ना। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। इन एक्सेप्शनल बातें नहीं कर रहा हूं, अभी इन जनरल बात कर रहा हूं कि टॉप से जब भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा? अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज। भाई रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। अगर साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है। अगर न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी दोगे आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्योंकि देखो टॉप से बटन आने पे एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और ये किस केस में होता है? पीरियड में। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है भाई? बढ़ता है। पिछले लेक्चर में सब बता रखा हूँ, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने दो चीज पढ़ लिया, पहला जेड इफेक्टिव इन पीरियड, दूसरा एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। आइए तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं। मिटा दीजिए। तीसरा फैक्टर क्या होता है जरा इसको समझते हैं। तीसरा फैक्टर होता है अपने पास जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम इस पे बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, एक तो नॉर्मल और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हाफ फील्ड और दूसरा होता है अपने पास फुल फील्ड। क्या होता है? फुल फील्ड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। हाफ फील्ड फुल फील्ड पता ही होगा कि जैसे आपने चार सबसेट पढ़े थे, S P D F।
तो जिसमें जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन भर दो तो वो क्या कहलाता है, फुलफिल्ड। जैसे S की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2, P की कितनी होती है, 6, D की कितनी होती है, 10 और F की कितनी होती है, 14। तो इसको क्या बोलते हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे हाफ फील्ड की बात करूँ तो हाफ फील्ड का S1 P में 3, D में कितना आएगा 5 और F में कितना आएगा 7। तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि जो S1 होता है ना, S1 इट इज नॉट हाफ फील्ड, नॉट हाफ फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता है। अब दिमाग में सवाल आता है क्यों, क्यों, वाई। तो देखो हाफ फील्ड की कंडीशन होती है, हाफ फील्ड की कंडीशन क्या होती है, कि जो हाफ फील्ड की कंडीशन होती है ना, हाफ फील्ड की, हाफ फील्ड की, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि जो S1 है ये स्टेबल, इट इज नॉट हाफ फील्ड, इट इज नॉट स्टेबल। आखिर क्यों, देखो हाफ फील्ड के लिए कंडीशन होती है, हाफ फील्ड के लिए क्या होता है, हाफ फील्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होता है, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उससे आधे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे P के मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6, P से आधा इलेक्ट्रॉन है ना, है। मतलब साथ में हाफ फील्ड के लिए आपको इसमें होना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी, क्या होना चाहिए, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, साथ में ये भी होना चाहिए। अब ये क्या बोला है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो देखो अगर आप क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक उठाओ और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे आखिरी पेज पे जाओ, वहां पे ये चीज लिखा हुआ है एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो अपने पास P3 है, क्या है P3, तो P में 3 डब्बे होते हैं, ये तो पता है। P3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं S1 की बात करूं, S1 की, S में कितने डब्बे होते हैं, एक डब्बा होता है और एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी से एक्सचेंज कर पाएगा। P देखो, P अपने इससे एक्सचेंज, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज हो जा रहा है, लेकिन P में तो एक ही डब्बा होता है, क्या ये किसी से एक्सचेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो S1 होता है ना, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है और ना ये स्टेबल है। बात समझ में आई। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से लिखिएगा, ये आगे आने वाले इनऑर्गेनिक के चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले चीज हो गया। दूसरा चीज हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दो तरह के लिखते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह का होता है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड। ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है। S1 हाफ फील्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता, मैंने आपको ये बता दिया। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अभी तो हम जनरली सेकेंड पीरियड के, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। याद करो सेकेंड और थर्ड पीरियड की कौन कौन से ब्लॉक में आता है, S और P ब्लॉक। ठीक है ना, किसमें आता है, S एंड P ब्लॉक में, P ब्लॉक में। ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने कब बताया था, S और P ब्लॉक में आता है, तो क्या बोलेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, S1, फिर इलेक्ट्रॉन S2, फिर P1, P2, P3, P5। ठीक है, तो S1 में, फिर इलेक्ट्रॉन S2 में, फिर P1 में, फिर P2 में, फिर P3 में, फिर P4 में, फिर P5 में और P6 में, है ना। मैं पीरियड में बात कर रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड पीरियड। तो अभी मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट सिखाया, फैक्टर ऑफ फेटिंग का सबसे पहला पॉइंट था जेड इफेक्टिव। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रहा था, याद करो, बताया था मैंने, बताया था। इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। ऐसा समझ में, दो जगह पे एक्सचेंज होता है। क्या होता है, यहाँ पे दो जगह पे
दो जगह पर, दो, इसको लिख लीजिएगा, दो जगह पर एक्सचेंज होगा। क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होगा कहाँ कहाँ? एक S2 और P1, S2 और P1 और P3 P4, यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट करिए और ये कैसे एक्सचेंज होगा अभी मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहला कंसेप्ट हमें क्या पता था कि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आइंस्टाइन एनर्जी बढ़ता है। बात बिल्कुल सही है, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आइंस्टाइन एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो हमें इसके हिसाब से सेकंड और थर्ड पीरियड का ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दो जगह पे एक्सचेंज होगा, कहाँ पे? S2 और P1 और P3 और P4 पे। ऐसा कैसे होता है अभी इसको देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया तो नोट कर लिया इसको? अरे कर लिया, कर लिया। मिटाऊं इसको? मिटा दीजिए। आइए अब बात करते हैं आगे। दो जगह एक्सचेंज होगा, कहाँ पे? S1 P1 और P3 P4। तो सबसे पहले मैं ये वाला कंडीशन ले रहा हूँ, P3 और P4। इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग में। ठीक है, ठीक है। तो देखो जो NP3 होता है, NP3 NP4, अगर मैं रूल के हिसाब से बात करूं तो इन दोनों में I किसका ज़्यादा होना चाहिए? I किसका ज़्यादा होना चाहिए? इसका I किसका ज़्यादा होना चाहिए? NP3 NP4 में I किसका ज़्यादा होना चाहिए? NP4 का। पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों? सवाल आता है क्यों? सवाल आता है क्यों? क्यों? तो सुनो इसका क्यों का जवाब क्या है। अगर NP3 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। क्या करो? रिमूव। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? NP2 हो जाएगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये NP3 हो जाएगा। NP2 क्या स्टेबल है? नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। NP3 क्या है? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है ना? है। तो देखो पहले क्या था? ये स्टेबल था। क्या था? स्टेबल था। अब क्या हो गया? नॉट स्टेबल। ये क्या था? नॉट स्टेबल। पहले क्या था? नॉट स्टेबल। अब क्या हो रहा है? स्टेबल। क्या हो रहा है? स्टेबल। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो स्टेबल होगा। तो देखो ये पहले स्टेबल था, अब नॉट स्टेबल। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालने देगा? अरे जो चीज पहले से ही स्टेबल है, क्या कोई ऐसा कांड करेगा, कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो अनस्टेबल हो जाए? नहीं करेगा ना। तो ये पहले स्टेबल था, अब क्या हो रहा है? नॉट स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकालने नहीं देगा। ये बोलेगा नहीं भाई मैं जल्दी से अपने एक इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए मैं तेरे को दूंगा नहीं। इसीलिए क्या, इसी की वजह से जो NP3 का आयोनेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है NP4 के। ठीक है, अब इस केस में देखो ये तो स्टेबल नहीं है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो NP4 क्या बोलेगा? अरे भैया मेरा इलेक्ट्रॉन निकालो, जल्दी जल्दी निकालो मेरा इलेक्ट्रॉन, जल्दी निकालो। क्यों निकालो जल्दी? क्योंकि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालो। तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालने देगा, मतलब इस केस में आयोनेशन एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। बात समझ में आई? आई। इसलिए NP3 का आयोनेशन एनर्जी ज्यादा होता है NP4 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो यहाँ दोनों शेल नंबर सेम है, शेल नंबर सेम, नंबर सेम, और सब शेल भी सेम है। NP3 NP4 शेल नंबर सेम, शेल एंड सबशेल, शेल एंड सबशेल नंबर क्या है? सेम है। बात समझ में आई? आई। तो इन जनरल क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे पीरियड में, लेफ्ट से राइट जाने पे, अभी मैं SOP की बात कर रहा हूँ, D की बात नहीं कर रहा। इन पीरियड में SOP में, पीरियड में SOP ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए? बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या दो जगह पे एक्सचेंज होगा, कहाँ पे? S2 और P1 और P3 और P4। तो S2 P1 को भी थोड़ी देर बात पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? P3 और P4। तो P3 P4 की बात करूं तो अगर जनरल बात करूं, जनरल ट्रेंड के हिसाब से P3 P4 में बड़ा कौन होना चाहिए? P4 बड़ा होना चाहिए। पर ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये नॉट स्टेबल हो रहा है, जबकि स्टेबल हो रहा है। इसलिए इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होती है? कम। इसकी आयोनेशन क्या हो जाती है? ज्यादा। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? आई। तो इसका एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं क्या लूँ? एग्जाम्पल। क्या लूँ? एग्जाम्पल। जैसे अपने पास ग्रुप 15 है। क्या है? ग्रुप 15। याद है ग्रुप 15? ग्रुप 15
अरे बोलो, याद है नाना पार्टिकल, ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 NP3, है ना, है। कौन कौन आता है, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब भीगे, है ना, है, ठीक है, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब भीगे। उसी तरह मैं ग्रुप 16 की बात करूं, ग्रुप 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4, तो देखो NP3 ये NP4, मतलब जब इस जो इसके एलिमेंट्स आएंगे उसमें NP3 आएगा, NP4 आएगा। ग्रुप 16 में कौन आता है, ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पू, है ना, है। फ्रेम में आ रहा है अपने, एक मिनट रुको, ठीक है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ये कौन सा पीरियड में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आते हैं, ये थर्ड पीरियड में आते हैं, और ये फोर्थ पीरियड में आते हैं, ये फिफ्थ पीरियड में आते हैं, और ये सिक्स्थ पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें NH, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में NP3 आएगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NP4 आएगा। NP3 और NP4 में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, NP3 और NP4 में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, NP3 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, NP4 का क्या होता है, कम। तो इन दोनों में कंपेयर करूं, दोनों में आयोनाइजेशन एनर्जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर करूं आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो ज़्यादा किसका आएगा, नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, ठीक है, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये होता है वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड, ये सिर्फ फोर्थ पीरियड तक वैलिड होता है, ठीक है। तो देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद आफ्टर फिफ्थ पीरियड जनरल ट्रेंड, मतलब इन दोनों में बात करो तो इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, अच्छे से आ गया, समझ में आ गया, नोट करो इसको, ठीक है, ठीक है। तो जो NP3 की आयोनाइजेशन एनर्जी NP4 से ज़्यादा होगी, कहाँ तक वैलिड होगा, सिर्फ फोर्थ पीरियड। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ग्रुप 15, ग्रुप 16, इसका इलेक्ट्रॉन NP3, इसमें क्या आता है NP4, तो इसके एलिमेंट, तो मैं सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर मैं पूछूं आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा, आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन। फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और सेलेनियम में आर्सेनिक। समझ में आया, नोट करो इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा इसको, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट, ये तो कौन सा फैक्टर था, थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर पे आते हैं, उस पर बात करते हैं। अब पहले नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला फोर्थ, अगर हम फोर्थ वाले पे बात करें, कौन सा, फोर्थ फैक्टर, तो फोर्थ फैक्टर होता है पेंट्रेशन पावर। अब ये पेंट्रेशन पावर क्या होता है, जरा इसको समझते, क्या है पेंट्रेशन पावर, ठीक है, ठीक है। पेंट्रेशन पावर मतलब क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए अपने पास बोला था दो जगह एक्सचेंज होगा, एक कहाँ पे होगा, NP3 NP4, ठीक है, NP3 का ज़्यादा होगा, ये कहाँ तक वैलिड होगा, फोर्थ पीरियड, उसके बाद क्या हो जाएगा, जनरल ट्रेंड। दूसरा कहाँ एक्सचेंज होगा, S2 और P1 में, ठीक है, NH2 और NP1 में, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको, इस वाले केस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्थ वाले में, पेंट्रेशन पावर, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो, NH2 NP1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका होता है, S का होता है। क्या होता है, S का होता है। ध्यान दो यहाँ शेल नंबर सेम है, सेम, बाकी सबशेल देखो इस दोनों में सबशेल सेम था, यहाँ S है, यहाँ पे P है, सबशेल क्या है, अलग, क्या है, अलग, ठीक है, ठीक है। सबशेल क्या है, अलग है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब ये चीज़ हो गया, शेल क्या है, नंबर सेम है, सबशेल नंबर क्या है, सबशेल अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये S2 है,
क्या है H2। H2 क्या है, फुलफिल्ड, ये ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, इसलिए NH2 ज़्यादा होता है क्या NP1 से। NH2 का जो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है NP1 से। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि जो S वाला शेल होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, जबकि P वाला शेल न्यूक्लियस से दूरी होता है। तो अगर P वाला शेल न्यूक्लियस से दूर पे है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, अगर अट्रैक्शन कम लग रहा होगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम। इसलिए NH2 की आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि P की आयनेशन एनर्जी कम होती है। बात समझ में आई? ये कौन सा ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का, कौन सा है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, ठीक है। ये तो तीसरी बात इसका ध्यान रखना है, ये भी वैलिड होता है, वैलिड अप टू कहाँ तक वैलिड होगा, फोर्थ पीरियड। ये भी कहाँ तक वैलिड होता है, फोर्थ पीरियड तक वैलिड होता है। चौथी बात इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, ठीक है, इसमें ये तो हो गया फोर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड, 4 पीरियड तक वैलिड होगा। लेकिन अगर पांचवें छठे पीरियड का फोर फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड वैलिड जो डेल्टा जेड है, मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, वो 1 आता है तो वैलिड होगा, वरना नहीं वैलिड होगा। इस पॉइंट का क्या मतलब है अभी कुछ देर बाद समझ में आपको अपने आप ही आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्रुप 2। क्या लेता हूँ, ग्रुप 2 में कौन आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। राजी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है और हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है। बेरिलियम सेकंड पीरियड में आता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। बात समझ में आई? सेकेंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन याद होगा आपको, क्या होगा, NH2 होता है। क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करें ग्रुप 13, किसकी बात करते हैं, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, बैगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है, ठीक है। बैगन आलू गोभी इन थैला आया, समझ में आया? ये भी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर इसमें एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 4 12 20। मैजिक नंबर याद है ना, मैजिक नंबर से निकाल लोगे 38 और बेरियम में कितना आ जाएगा 56। इसका एटॉमिक नंबर 5 13 31 कितना आता है 31 49 और ये 81। ठीक है, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर निकालोगे, बता रखा हूँ पहले भी। अब देखो क्या, देखो ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1। तो दिख रहा है NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और यहाँ NP1 क्या दिख रहा है NP1। बात समझ में आई? तो NH2 NP1 में अगर मैं बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, NH2 का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कोई पूछे कहाँ तक वैलिड होता है, फोर्थ पीरियड तक। तो बेरिलियम और बोरॉन में ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, तो बेरिलियम का, इसमें इसका फोर्थ पीरियड तक। लेकिन फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड तक अगर वैलिड करवाना है तो डेल्टा जेड मतलब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 38, इसका एटॉमिक नंबर 49। क्या घटाओगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा ना, तो फिर ये ट्रेंड हो जाएगा इसका। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब ये देखना, इस वाला पॉइंट का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक कैडियम मरकरी। ठीक है, ठीक है। जिंक कैडियम मरकरी, जिंक कितने पे आता है, 30 पे आता है। ठीक है, 30 पे आता है जिंक अपने पास, ये 48 पे आता है और ये कितने पे आता है, 80 पे आता है। वैसे ही इसके साथ ले लो आप गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम का एटॉमिक नंबर 81, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। ठीक है, ठीक है। अगर जिंक का अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा है तो क्या आता है 3d10 4s2, तो दिख रहा है NS2। अब गैलियम का भी देखो, गैलियम किस में आता है, इसी में आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है NS2 NP1, तो इसमें NP1 NS2 दिख रहा है, NS2 और NP1 है ना, है। तो NS2 NP1 में ये NS2 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NP1 है। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 30 है, इसका एटॉमिक नंबर 31 है। दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो ये वैलिड होगा। अगर 1 आया, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड याद करो, ये किस में आता है, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पीरियड में है ना।
आया समझ में? आया, ठीक है। तो अगर मैं फोर्थ पीरियड कंपेयर करूँ, फोर्थ पीरियड में तो NH2 ज़्यादा होगा, तो ये तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर मैं फिफ्थ पीरियड के चाहूँ तो क्या ये फिफ्थ पीरियड में ये वैलिड होगा? तो फिफ्थ पीरियड वैलिड में फिफ्थ और सिक्स पीरियड की वैलिड के लिए डेल्टा जेड क्या आना चाहिए? 1, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो देखो 48 ये 49, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कैडमियम का आयोनेशन एनर्जी इंडियम से ज़्यादा होता है, उसी तरह मर्करी का ज़्यादा होता है थैलियम से। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। तो चौथा फैक्टर क्या था? पेनिट्रेशन पावर। पांचवा फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो मैं लिख भी देता हूँ। पांचवा फैक्टर क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले केस, ठीक है। पांचवा फैक्टर, पांचवा है, याद करो। जेड इफेक्टिव होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। और एक किसके लिए वैलिड होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। और दूसरा एक इसके, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। दूसरा फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको, ये हमारा पांचवा फैक्टर भी हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अरे आया, आ गया ना? आ गया। चलो, तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है। आज हमने सीखा कि आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, साथ में सीखा सक्सेसिव आयोनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। तीसरा पॉइंट सीखा फैक्टर अफेक्टिंग आयोनेशन एनर्जी। 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं अब हमने ये सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई मेंस और नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ में अभी हमने एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की पीरियड में बात किया, हमने अभी पीरियड में बात किया था ना। आने लेक्चर में इसको भी और कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको करना कुछ नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और अगले लेक्चर को देखने से पहले इसको कंप्लीट करना है अच्छे से रिवीजन करके, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।